Hello bachcho. So today I am going to discuss about the next chapter of electrostatic. The name of chapter is electrostatic potential and capacitance. अब इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, तो नोटबुक पेन लेंगे और साथ में मिलकर करते हैं क्वेश्चंस. So before starting questions, I would like to say about the potential कि पोटेंशियल क्या होता है. बस थोड़ा सा बताऊंगी, ज़्यादा नहीं. तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है पोटेंशियल के सारे पॉइंट चार्ज पे हैं. तो यदि कोई पॉइंट चार्ज है तो उससे आर डिस्टेंस पे जब हम लोग पोटेंशियल निकालते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर. और निकालते कैसे थे, डेफिनेशन क्या देते थे आप लोग, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. तो पोटेंशियल और हुआ करता था हमारा, वर्क अपॉन चार्ज भी हुआ करता था. ठीक है, अभी हमने इस सब किसके लिए बताया, पॉइंट चार्ज के लिए बताया. अब याद करने के अपने अपने तरीके हैं, जैसे आपको याद रखना आप कर सकते हैं. मैंने अपना बिल्कुल बेसिक तरीका बता दिया होता है. जब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते तो फोर्स में क्या आता था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आया. फिर सेकेंड चैप्टर में फील्ड के बारे में पढ़ा, तो फील्ड में पॉइंट चार्ज से बेटा ना, के के साथ Q आया और आर स्क्वायर आया. फिर नेक्स्ट टॉपिक में पोटेंशियल पे आ गया, तो यहाँ पर एक चार्ज कम हुआ. अब नेक्स्ट यहाँ पर एक हमारा क्या कम हो जाएगा, आर भी कम हो गया. अब पोटेंशियल जैसे बताया वर्क अपॉन चार्ज है, तो वर्क हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो जो पोटेंशियल है वो भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है. और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी हमारी, जूल्स पर कूलम. मैं उतना ही बता रही हूँ जितना मैं न्यूमेरिकल के लिए यूज होना है. एंड वी कितना हमारा स्केलर क्वांटिटी. तो स्केलर क्वांटिटी से हम कोई भी क्वांटिटी निकालेंगे, तो यदि चार्ज हमारा प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस. अब नाउ आई एम कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 1 इज टू चार्जेस 5 into 10⁻⁻8 coulomb and Q2 -3 into 10⁻⁻8 coulomb are located 16 centimeter apart. 16 centimeter apart. At what point the line joining two charges the electrical potential is 0. अब हमें बोला है किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल 0 होगा. अब देख लेते हैं हम. सपोज करते हैं एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है. इस पॉइंट पे चार्ज एक प्लस और एक माइनस. तो जब हम पोटेंशियल निकालेंगे, मान लिया मैंने एक पॉइंट ले लिया, लेट पॉइंट पी पे हमने माना डिस्टेंस मान लो ये x है, और तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल डिस्टेंस हमारा 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस x. अब हम इस पे निकालेंगे पोटेंशियल. तो इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल ए की वजह से भी होगा और बी की वजह से भी होगा. अब हम इनका सम क्या होना चाहिए बेटे हमारा 0. देखते हैं कितने डिस्टेंस पे आता है. तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको मालूम था, V इज इक्वल टू 1/4 प्लस नॉट Q अपॉन आर, या फिर डायरेक्ट और क्या ले सकते हैं बेटे आप लोग, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर. क्या ले सकते हो, के क्यू अपॉन आर. अब यहाँ पर चार्ज अलग अलग दिए हैं, तो इसको मैं Q1 ले लूँगी, इसको मैं Q2 ले लूँगी. अब फॉर्मूला देख लेते हैं हम. V1 प्लस V2 हमारा क्या होना चाहिए, 0 किस पॉइंट पे है, तो ये कितना आ जाएगा K Q1 और R की जगह कितना आ जाएगा X प्लस K Q2 अपॉन 16 माइनस X इज इक्वल टू 0. अब यहाँ कितना आ जाएगा K Q1 X माइनस K Q2 16 माइनस X. अब इसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं, देखते हैं वैल्यूज क्या आएगी हमारे. हियर K एंड K कैंसल आउट. Q1 5 into 10⁻⁻8 और X सेंटीमीटर है 10⁻⁻2. नेक्स्ट कितना है बेटे हमारा, Q2 माइनस है और ये चार्ज कितना दिया, -3. माइनस माइनस क्या जाएगा, माइनस और -3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 16 माइनस x इंटू 10⁻². अब देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा.
पावर 8 भी कट जाएगी, 10s पावर 2 भी कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस 3 और 3x। 16 5 ज़ा 80 माइनस 5x इज इक्वल टू 3x। अब 80 इज इक्वल टू यहाँ चला जाएगा 3x प्लस 5x, इट इज़ 8x, सो 8x इज इक्वल टू 80 और x इज इक्वल टू 80 अपॉन 8, मतलब इट इज़ 10 सेंटीमीटर। इट इज़ 10 सेंटीमीटर। अब अभी मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को करते वक्त जो चार्ज थे एयर भी, इनके बीच में कहीं पॉइंट ले लिया और वहाँ पर मैंने पोटेंशियल निकाल दिया। क्या ज़रूरी है पॉइंट हमारा इनके कहीं बीच में ही आएगा, कहीं कि आगे पीछे भी आ सकता है? पॉइंट कहीं और भी आ सकता है। एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, आप ये करेंगे ये भी सही है, और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दैट आल्सो आई विल डिस्कस नाउ। द सेम क्वेश्चन हमने नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या ले ली, सपोज करते हैं ये चार्ज Q1 है और ये माइनस है, और मैंने यहाँ से डिस्टेंस x ले लिया। मैंने बोला इस x डैश पे भी पोटेंशियल 0 है, तो इस x डैश पे जो पोटेंशियल होगा वो किसकी वजह से होगा? एक Q1 चार्ज की वजह से हो जाएगा, और किसकी वजह से जाएगा? Q2। तो नेट पोटेंशियल क्या बोलेंगे आप? V इज इक्वल टू अगेन V1 प्लस V2, और V कितना करना है? 0। अब V1, तो V1 कितना आ जाएगा? K Q1, और यहाँ से जो डिस्टेंस आएगा ये कितना था? 16, और प्लस कितना आ जाएगा हमारा? x। तो 16 प्लस x आ गया, प्लस ये कितना आ जाएगा? K Q2, और यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा x। अब इनको कर देंगे बेटे, K Q1 16 प्लस x इज इक्वल टू, देखो बेटा ज़रा एक स्टर्म यहाँ लेके चले जाएंगे, K Q2 अपॉन x। K की वैल्यू कट गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 सेम पहले की तरह। तो कितना आ जाएगा? Q1 की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 16 प्लस x सेंटीमीटर है। यदि हम मीटर में चेंज नहीं भी करेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों क्वांटिटी है तो 10⁻², क्या जाएगा हमारा? कैंसिल। चलो कर देती हूँ, कंफ्यूज ना हो आप लोग। अब यहाँ पर जब इक्वल किया तो साइन क्या था? यहाँ पर माइनस, ये क्या था? प्लस। एक को यहाँ लेके तो साइन क्या गया? माइनस। नेक्स्ट चार्ज कितना था? माइनस इंटू 10⁻⁸, तो माइनस, और -3 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय x इंटू 10⁻²। -2 हमारा कैंसिल आ गया, माइनस माइनस कितना जाएगा? प्लस हो जाएगा। 8 हमारा कैंसिल आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा? 5x और 3 16 प्लस 3x। अब 5x इज इक्वल टू 48 प्लस 9x, 48 प्लस 9x, ये कितना आ जाएगा हमारा? टर्म ट्रांसपोज कर देते हैं, 5x माइनस 9x 48, तो कितना आ जाएगा हमारा? -4x इज इक्वल टू 48, तो x इज इक्वल टू 48 अपॉन 4, तो x आ गया हमारा -12 सेंटीमीटर। अब -12 का क्या मतलब हुआ? हमने तो डिस्टेंस प्लस लिया था और इस पॉइंट से लिया था डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमारा इस पॉइंट से था, डिस्टेंस -4 से था। तो अब यहाँ से कितना आ रहा है बेटे हमारा? -12, मतलब जो चीज़ मैंने अज्यूम की थी वो इस डायरेक्शन में नहीं है, वो यहाँ पर है। तो इसका मतलब है जो हमारा आंसर आया ये हमारा चार्ज था माइनस वाला और ये था हमारा प्लस वाला। तो जो डिस्टेंस आया वो -12, मतलब -4 से कितने डिस्टेंस पे है? 12 सेंटीमीटर पे। अब बोलते मैडम यदि +4 से पूछा होता तो तब भी बता दो आप। +4 से कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। +4 से कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। पर जो फर्स्ट है दैट इज करेक्ट। जो फर्स्ट पार्ट किया उतना भी करेंगे,
तब भी आपका आंसर सही है, दैट इज़ नॉट रॉन्ग। पर मैंने सिर्फ इसलिए करा दिया कि आपके मन में दिमाग में आ सकता है कि मैडम बीच में कोई पॉइंट होगा वहीं पोटेंशियल जो है क्या बाहर नहीं ले सकते हैं, पर ज़्यादातर हम लोग बीच में ही लेके क्वेश्चन को करते हैं। सो आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ regular hexagon of side 10 cm has 5 charges each vertex. Calculate the potential at the center of hexagon. हमारे पास हेक्सागन है, तो हेक्सागन किसको बोलते हैं? जिसकी 6 साइड होती हैं और हर साइड पे जो चार्ज रखा है 5 माइक्रोकूलम रखा है। इसकी जो साइड है दैट इज 10 सेंटीमीटर है। अब मुझे इसका सेंटर पे क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो पहले मैं हेक्सागन का डायग्राम बना लेती हूँ। हेक्सागन क्या बनेगा हमारा? ये हेक्सागन बन गया। अब चार्ज वर्टेक्स ये सभी वर्टेक्स पे चार्ज हैं। अब हेक्सागन में जो समझने की बात है वो क्या है, ध्यान से देखते हैं। जो रेगुलर हेक्सागन होता है ये हमारा पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट आया और ये प्लस क्यू चार्ज आया। मान लेते प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, सब पे प्लस चार्ज दिया है। पर पहले हमें, यदि हमें इस चार्ज से यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है तो ये वाला डिस्टेंस पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है हमारा? V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। हमें चार्ज तो दे दिया है, सिर्फ हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस पता होना चाहिए। यदि रेगुलर हेक्सागन की साइड ए है, यदि आपको मालूम हो तो ये पूरा एंगल कितना होता है हमारा? 120, और ये पूरा एंगल कितना होता है रेगुलर हेक्सागन में? 120। तो ये जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा? 60, और ये जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा? 60। अब यदि किसी एक ट्रायंगल में दो एंगल हमारे 60 आ गए, ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? 60। तो ये एंगल भी 60 आ गया। और जब तीनों एंगल हमारे 60 आ गए, इसका मतलब है जो तीनों साइड हैं वो बराबर आ जाएंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप का बन गया। कहने का मतलब हुआ कि जो ये साइड ए है, जो साइड ए है वही ये वर्टेक्स से सेंटर का डिस्टेंस है। तो हेक्सागन में ये बड़ा ज़्यादा आसान है। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो इस चार्ज की वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से, इसके भी, सभी की वजह से होगा, और सारे चार्ज बराबर दे दिए हैं। तो हम डायरेक्ट क्या लिख लेंगे? पोटेंशियल इज इक्वल टू 6 के क्यू अपॉन आर। क्यों? 6 टाइम हो जाएगा, 4 सबका बराबर, वैल्यू पुट कर लेते हैं। 6 के की वैल्यू कितनी थी? पहले भी आप पढ़ चुके हैं। के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इट इज 9 into 10⁻⁹. Charge is given 5 microcoulomb. Micro it means, micro means 10⁻⁶ divided by r. R is equal to 10 centimeter. 10 centimeter मतलब 10⁻². 1 centimeter is equal to 10⁻² meter. Now check it. चेक करते हैं। -2 पावर, यहाँ पर कितना बच जाएगा? -4। -4 से यहाँ कितना आ जाएगा? 5, और 5 से कितना आ जाएगा? 2, और 2 से कितना आ जाएगा? 3। सपोज इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। आपको रेगुलर हेक्सागन दे दिया है और जो चार्ज है, मान लेते हैं आपको बोल दिया 3 चार्ज प्लस है सेम वैल्यू के, और मान लेते हैं 3 चार्ज नेगेटिव हैं, तब हमारा सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा? तो क्या कंसेप्ट है? सेम ही कंसेप्ट है। इस चार्ज से भी, इससे भी, इससे भी जब पोटेंशियल निकाल लेंगे तो प्लस साइन से प्लस पुट करेंगे, माइनस से क्या पुट करेंगे? माइनस। फील्ड और फोर्स की तरह नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी, पर ये कौन सी क्वांटिटी? हमारी स्केलर। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा वो क्या जाएगा? 0। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली सारी साइड्स क्या है? बराबर। तो जितना 3 प्लस होगा उतना ही 3 क्या जाएगा? माइनस। यदि ऐसे स्क्वायर दिया होता है, कोई भी शेप है आपका, तब स्क्वायर में भी यदि आपसे क्या पूछा होता है? +q
प्लस क्यू, मान लेते हैं प्लस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज है, और आपसे पूछते हैं कि सेंटर में कितना पोटेंशियल होगा, चारों की तरफ से आ जाएगा। इसकी साइड कर देते हैं, साइड निकाल लेंगे और आंसर पुट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 चार्जेस प्लस 2 माइक्रोकूलम and minus 2 microcoulomb are placed at point A and B and they are separated by distance of 6 centimeter apart. Identify an equipotential surface of the system. हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम निकालना है। तो सबसे पहले हम वर्ड का मतलब समझेंगे, इक्विपोटेंशियल क्या होता है। इक्यू वर्ड बना बेटे हमारा इक्वल से, इसका मतलब वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम। ठीक है, यदि मान लो मैंने एक सरफेस ऐसे बना दिया, उस सरफेस में काफ़ी सारे पॉइंट हैं, तो जितने भी पॉइंट है सभी पे पोटेंशियल हमारा क्या होगा, सेम, तो वो कहलाएगा हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहाँ पर मुझे ये देखना है कि कितने डिस्टेंस पे हमारा पोटेंशियल दोनों चार्ज से बराबर होगा। मान लेते हैं बेटे यहाँ से मैंने बोला ये डिस्टेंस x है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 6 माइनस एक्स। अब मैंने बोला इस पे a से भी पोटेंशियल होगा और b से भी पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल एट a इज इक्वल टू पोटेंशियल एट b। यहाँ पर पोटेंशियल आ गया। अब पोटेंशियल a से कितना हो जाएगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला भी बच्चे आप लोग को पता था, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। देखो ज़रा अब यहाँ k और Q कितना है हमारा, दोनों बराबर है, Q अपॉन ये कितना डिस्टेंस x, यहाँ से कितना लिया मैंने K, Q अपॉन 6 माइनस एक्स। K Q कट जाएगा क्योंकि दोनों चार्ज हमें क्या दिए, बराबर दिए हैं। ये कितना आ जाएगा 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, और 6 इज इक्वल टू 2x, और x कितना आ जाएगा हमारा 6/2 मतलब 3। अब 6 सेंटीमीटर है तो उसको मैं 3 सेंटीमीटर बोल दूंगी। और 3 सेंटीमीटर पे, तो 3 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, यदि ये हमारा 6 है तो सेंटर पे हमारा जो प्लेन पास करेगा सेंटर से वो क्या लगेगा मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब प्लेन कहाँ से पास करेगा, बी पार्ट है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। इस सरफेस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की क्या डायरेक्शन होती है। तो हमने एक कंसेप्ट और सीखा था, हम सीखते थे E डॉट dl इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। E डॉट dl इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब जब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उनके हर पॉइंट पे यदि पोटेंशियल बराबर है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2 कितना हो जाएगा, 0, मतलब ये आ गया 0। अब इसको यदि हम खोलेंगे तो ये कैसे खोलेगा, E dl cos थीटा। E बताता है मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड, dl बताता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और थीटा बताता है इलेक्ट्रिकल फील्ड और dl के बीच का एंगल। अब इस पूरे केस में ना तो इक्विपोटेंशियल सरफेस 0 है ना तो इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है। ये इक्वेशन कब सेटिस्फाइड होगा हमारा, दिख सेटिस्फाइड आइदर E विल बी 0 या dl विल बी 0, dl को हम L भी कर सकते हैं, या cos थीटा विल बी 0। जब इन्होंने बोला है कि ये वाली क्वांटिटी हमारी 0 के बराबर है तो कोई भी एक वैल्यू तो 0 होनी चाहिए ना। तो अब या तो E 0 हो जाए या dl 0 हो जाए या cos थीटा 0 हो जाए। तो मुझे दिख रहा है E तो 0 नहीं है, dl भी 0 नहीं है, पॉसिबिलिटी किसकी बन गई, cos थीटा 0। तो थीटा कितना आ जाएगा हमारा 90, और ये कितना हो जाएगा हमारा π/2, और ये कितना हो जाएगा π/2। मतलब कहने का मतलब ये आ गया, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, परपेंडिकुलर द सरफेस। और इसको कैसे बना सकते हैं हम, यदि ये हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा कैसे बनेगा, ऐसे को हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। यदि ये हमारा प्लस चार्ज है और यदि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो
जो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेगा, नॉर्मल। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। किस फॉर्मूले से आप लोग सीखते हैं इसको, E डॉट dl इज इक्वल टू dv। dv इज अ पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। सो आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस, एक स्फेरिकल कंडक्टर है, रेडियस कितनी दे दी हमें, 12 सेंटीमीटर, हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10⁻⁻7 coulomb distributed uniformly on the surface. What is the electrical field? एक पॉइंट दे दिया इनसाइड और एक दिया जस्ट आउटसाइड। जस्ट आउटसाइड मतलब ये, और हम उसको सरफेस ही मान लेंगे। और एक दे दिया एक आर एट पॉइंट 18, आर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ये दे दिया बेटे हमें। अब ये हम करते कैसे हैं, इट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ये क्या, इट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, हम बोलते थे यदि एक हमारा कंडक्टर है और हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, यदि पॉइंट हमारा आउटसाइड लाई करेगा तो हम लोग एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते थे और हम बोलते थे कि जस्ट लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आता था वो आता था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और जब हम आउटसाइड में फील्ड बनाया करते थे तो ऐसे ग्राफ बना करता था, ये ई आता था और ये आर आता था, और हम बोलते थे ई इज रेसिप्रोकल ऑफ आर स्क्वायर, और ये ऐसे को ग्राफ बन जाता था। नेक्स्ट पूछते हैं कि जस्ट आउटसाइड। तो जस्ट आउटसाइड का मतलब हो गया बिल्कुल सरफेस पे। तो यहाँ पर जो हम फील्ड ले लेंगे इसको हम ले लेंगे E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट बोल दिया इनसाइड, एज दिस इज अ कंडक्टर। तो कंडक्टर केस में सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे होता है, इनसाइड चार्ज 0 होता है। जब इसके अंदर इनसाइड चार्ज 0 है तो यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड भी क्या लेते हैं हम लोग, इनसाइड 0। तो इनसाइड का आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 0। अब हमने बस आर्टिकल ड्राइव कर देने हैं। तो फर्स्ट केस क्या है बेटे हमारा, पहला पॉइंट क्या था बेटे, इनसाइड। तो इनसाइड का मतलब क्या बोलोगे, इनसाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू 0। सेकेंड बोल दिया, ए पार्ट आ गया। सेकेंड बी पार्ट, रीजन भी लिख देंगे। बी पार्ट जस्ट आउटसाइड। तो जस्ट आउटसाइड का मतलब हो गया के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। बस वैल्यू पुट कर दो। के आपको मालूम है 9 इंटू 10⁻9, चार्ज कितना दिया था हमारा 1.6 इंटू 10⁻7, और आर का स्क्वायर, आर कितना 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 10⁻2 मीटर। इसका स्क्वायर है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 10⁻2 10⁻4। अब यहाँ देखते हैं ये 4 है हमारा, और 4 को जब वो प्लस करोगे तो -3 रह गया, और यहाँ जब प्लस करोगे तो 10⁻6 आ गया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा और ध्यान से देखती हूँ, तो अब देखो कितना आ जाएगा हमारा। यहाँ से मैंने पॉइंट हटा के 10 कर दिया, और जो 16 9 जा कितना होता है 144, तो 9 टाइम ये गया और 9 ये गया, और जो ई आ गया हमारा दैट इज 10⁻6 अपॉन 10। तो आंसर आ जाएगा 10�5 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये बी पार्ट हो गया। अब कौन सा पार्ट निकालेंगे हम, सी पार्ट। कौन सा पार्ट निकालेंगे, सी पार्ट। तो नेक्स्ट इज सी पार्ट। सी पार्ट में पॉइंट कहा था आउटसाइड। तो फॉर्मूले में जहां पर हमारा कैपिटल आया था उसमें क्या आ जाएगा हमारा स्मॉल आर। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। बस पुट द वैल्यूज। के की वैल्यू कितनी होती है 9, द के इज 9 इंटू 10⁻9, चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻7, एंड
डिस्टेंस आर कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, इट इज 18 इंटू 10⁻² मीटर, इसका स्क्वायर करेंगे 18 मल्टीप्लाई 18 इंटू 10⁻⁻⁴। अगेन एज यूजुअल सबसे पहले पावर 4 ऊपर जाके प्लस होके 10⁻³ आ जाएगा, 3 यहाँ पर चला गया 10⁻6 आ गया, 9 से 2 जाएगा और पॉइंट हटा के इसको 10 कर दिया मैंने और यहाँ 8 जाएगा। अब एक बार लिख लेते हैं कितना बचा हमारा, यहाँ पर 8 रह गया, 10⁻6 रह गया, यहाँ 18 रह गया और यहाँ पर 10 रह गया। तो अब किससे चला जाएगा हमारा, 2 से तो 4 होगा और 4 से 9। अब 4 को 9 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 4 9 से डिवाइड कर दो आप, 0.09 4 जा 36 और अगेन 4 है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 0.44 10⁵ न्यूटन कूलम। पर ऐसे 0.4 ना लेके 4.4 लिख देते हैं, इसका मतलब आंसर विल बी 4.4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सी का जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 4.4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सी पार्ट का आंसर आ गया। क्लियर। यदि मान लेते हैं बेटे ये तो हमारा किसका था, कंडक्टर का था, चाहे कंडक्टर हॉलो है चाहे सॉलिड है यही आएगा। यदि इस केस में इंसुलेटर होता तो चेंज हो जाना था, नॉट कंडक्टर होता तो चेंज हो जाना था। आउटसाइड सेम था, सरफेस पे सेम था, इनसाइड चेंज हो जाता है। सो आई एम स्विचिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द कैपेसिटेंस। क्वेश्चंस क्या दिया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था एंड विथ एयर, इसके बीच एयर है और इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज 8 पिकोफैराड। पिको का मतलब होता है 10⁻12। What will the capacitance if distance between the plate is reduced by half? पहले मान लेते डिस्टेंस d था, अब मैं डिस्टेंस d को मैंने d/2 कर दिया, हाफ, and the space between them is filled with the substance of dielectric constant. डायरेक्ट कांस्टेंट कितना डाल दिया हमने, 6। अब हमसे पूछा है कि क्या हमारा न्यू कैपेसिटेंस होगा। अब सबसे पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। यदि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसकी जो कैपेसिटी थी C इज इक्वल टू ε0 A/d होता था, जिसमें d था ये दोनों कैपेसिटेंस के बीच का सेपरेशन था, ये इनके बीच का एरिया था। यदि मान लेते हैं इस कैपेसिटर को हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया इसके बीच में, तो जहाँ पर हमारा ε0 था उसके साथ εr भी आ जाता है। तो चाहे हम इसको εr बोले चाहे हम इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले, एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम और फॉर्मूले को कर सकते हैं ε0 के A/d, ये कहलाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन है, हमें गिवन है बेटा C इज इक्वल टू ε0 A/d और इसकी वैल्यू मुझे दे दी है 18 पिकोफैराड, यहाँ तक दे दिया है। अब मुझे नया कैपेसिटेंस निकालना है। सो नया कैपेसिटेंस, द फॉर्मूला ऑफ द न्यू कैपेसिटेंस विल बी ε0 एज इट रहेगा। हमने डायरेक्ट कांस्टेंट डाल दिया तो यहाँ पर K आ जाएगा, एरिया एज इट इज रहेगा। अब इनके बीच का सेपरेशन क्या कर दिया था उन्होंने, d/2 कर दिया था, तो मैं यहाँ d/2 करूँगी। अब K की वैल्यू इन्होंने दे दी है 6, ये ε0 A यहाँ रहा, d और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, C इज इक्वल टू 12 ε0 A/d। C कितना आ जाएगा 12 ε0 A/d और ε0 A/d की वैल्यू कितनी थी हमारी, इट इज 8 पिकोफैराड। तो हम C कर देंगे 12 × 8, 12 × 8,
तो 12 मल्टीप्लाई 8 कितना हो जाएगा हमारा 96। तो आंसर आ गया बेटा हमारा 96 पिको फेराड। क्लियर। अभी और भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं बेटे। आप द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी 9 पिको फेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। बना लेते हैं। 3 कैपेसिटर हैं 1, 2 एंड 3, ये तीनों सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं और सभी कैपेसिटर की वैल्यू बराबर है। C1 C2 इज इक्वल टू 9 पिको फेराड। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी द कॉम्बिनेशन, हमसे इनका कॉम्बिनेशन का पूछ लिया है। तो कैपेसिटेंस के बारे में जस्ट बता देती हूँ। जब कैपेसिटर्स हमारे सीरीज में लगे होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो बनता है 1/C1 प्लस 1/C2, रेजिस्टेंस के अपोजिट बनेगा। और कई बार बच्चे जल्दबाजी में गलतियों में क्या करते हैं, ये सॉल्व कर लेंगे CSE लिख के रह आएंगे। तो उसको हम LCM लेके और कैसे सॉल्व कर लेते हैं, C1 C2 कर लेंगे, C1 प्लस C2 और 1/CS कर लेंगे। CS कितना आ जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 1। अब यदि ये दोनों हमारे कैपेसिटर सीरीज में है तो इनमें चार्ज क्या रहेगा, सेम। तो Q क्या रहता है बेटा इसमें, सेम। और एक के क्रॉस पोटेंशियल यदि V1 है तो दूसरे का क्रॉस पोटेंशियल V2 है। मतलब क्या बोलेंगे हम सीरीज में कि चार्ज सेम रहेगा और पोटेंशियल अलग कैपेसिटर के अलग अलग होगा। तो हमसे क्वेश्चन में ने पूछा है 3 कैपेसिटर्स हैं और उनका हमें सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं हम, फॉर्मूला क्या लग जाएगा हमारा ए पार्ट का, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। पुट करेंगे वैल्यूज 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, ये कितना आ जाएगा 9, और 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, दैट इज इक्वल टू 1/CS। तो CS कितना आ जाएगा हमारा 9/3 एंड CS इज इक्वल टू 3। अब 9 क्या दिया था हमारा, पिको फेराड, तो ये भी हमारा 3 पिको फेराड आ गया। अब आगे क्या बोलते हैं भी, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्ट टू 120 वोल्ट सप्लाई। यदि ये कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर 120 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया है तो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल है V1, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल है V2, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल है V3, C1 C2 एंड C3। अब पोटेंशियल निकालने के तरीका क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तीनों को कंबाइन करके 1 मिल गया। इसका मतलब ये हो गया कि एक कैपेसिटर मिला जिसकी कैपेसिटी हमारी 3 पिको फेराड थी और यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल लग गया वो लग गया 120 वोल्ट। तो अब इसमें हमारा चार्ज कितना फ्लो करेगा, आपको पता है Q इज इक्वल टू कितना होता है, नेक्स्ट स्टेप Q इज इक्वल टू CV। V कितना अप्लाई किया 120, C कितना है हमारा 3 और कितना है 120, तो ये आ जाएगा 360 पिको कूलम, क्योंकि कैपेसिटर पिको में दिया है। अब यदि हम V1 की बात करें कि V1 कितना होगा, तो देखो कितना है हमारा Q इज इक्वल टू C1 V1, तो V1 कितना आ जाएगा Q अपॉन C1। Q कितना है 360 पिको कूलम और C1 कितना है 9 पिको फेराड। तो कितना आ जाएगा हमारा 40 वोल्ट। इस न्यूमेरिकल में सारी वैल्यू सेम दे दी है, इसलिए आपको निकालना थोड़ा ज़्यादा आसान लग रहा है। V2 भी कितना आ जाएगा हमारा Q अपॉन C2 आ जाएगा। चार्ज सेम है, क्यों सेम है, क्योंकि तीनों किस में है, सीरीज में है। और तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा 40 वोल्ट। सिमिलरली V3 भी कितना आ जाएगा Q अपॉन C3 और 360 अपॉन 360 पिको फेराड अपॉन 9 पिको फेराड, और दैट विल बी
40 वोल्ट। ये भी कितना आ जाएगा 40। क्लियर हो गया। ये हमारा कंसेप्ट था, करना क्या था, ये हमारा गिवन था, ये हमने सॉल्व कर दिया। तो कैपेसिटेंस का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पर मैंने पूरा आपको एक एक कंसेप्ट इसलिए बता दिया कि आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो यू आर एबल टू डू। रिमेनिंग क्वेश्चन आई विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो। सो बाय दैट टाइम गुड लक, ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क एज मच एज यू कैन डू। ओके बच्चों, देन बाय बाय।